नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदा घर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, इस सवाल जवाब का 161वां एपिसोड है, जहां पर होते हैं आपके सवाल और सौदा घर के जवाब। लगातार आप लोगों के तमाम सवाल जो है अलग अलग वीडियोस पे आ रहे हैं और क्वेरी कंसर्न फॉर्म के जरिए भी आप लोग अपनी समस्या हम तक पहुंचा रहे हैं, जिसका लिंक हम लोग हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही दे देते हैं। अब बात करते हैं कि आप लोग जो भी सवाल कर रहे हैं, जो भी दुविधा है, उसे डालिए, चाहे कमेंट में लिखिए या फिर क्वेरी कंसर्न फॉर्म लिंक के जरिए आप लोग भेजिए। कोशिश रहेगी उसे आपका सवाल को लिया जाए या तो सवाल जवाब में, या फिर आपको 1 to 1 मिल के या ओवर द कॉल उसकी समस्या का समाधान दिया जाए। तो चलिए पहले इस सवाल जवाब की शुरुआत करते हैं। गणेश काकड़े जी हैं, इन्होंने लिखा है, आई मेड ए फ्लैट एग्रीमेंट इन February 2019 with the possession date set for December 2022, including a 6-month grace period and an additional 6 month due to COVID. Yes. Currently only 60% of the work is complete and the builder is asking me to wait until June 2024 for possession. Should I consider filing a complaint against the builder for this extended delay? देखिए गणेश जी, यहाँ पे एक चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और लगातार सौदागर इस टॉपिक पे आप लोगों से बात कर रहे हैं, क्योंकि ओवर द कॉल भी कई लोग ये कंसर्न रेज करते हैं कि जितने भी प्रोजेक्ट में जो कमिटेड डेट है, अगर उससे डिले हो रहा है तो क्या किया जाए। और कई बार लोग इस बात से भी डरते हैं कि अगर हमने कंप्लेन किया, कहीं हमारे फ्लैट की क्वालिटी डाउन ना कर दी जाए, कहीं और फर्दर डिले ना कर दिया जाए, कहीं हमें किसी और तरीके से डेवलपर परेशान ना करे। देखिए, फिर अगर आप ये सोचेंगे तो फिर कंपनसेशन की बात ही मत करिए, फिर इंतजार करिए आप लोग। देखिए, आपको यहाँ पे डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कहीं पे भी क्वालिटी डाउन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपके फ्लैट का, आपके घर का क्वालिटी डाउन करने के लिए अलग कॉन्ट्रैक्ट नहीं देने वाला डेवलपर। किसी कारणों से डिले हो रहा है, उससे आप पहले डेवलपर से बात करिए। अगर वो सेटिस्फैक्ट्री आपको लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो सेटिस्फैक्ट्री आपको नहीं लग रहा है तो फिर एक ही जो है चीज़ आपके पास बचती है, वो है कंप्लेन। और जब आप कंप्लेन करने के लिए जाते हैं तो कंसिलिएशन फोरम की जो है बात होती है, वहाँ ऑप्शन मिलता है, उसे आप चूज कर सकते हैं, या फिर आप सीधे जो है कंप्लेन रेज कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपने यहाँ पे लिखा है कि कोविड का जो 6 मंथ प्लस 6 मंथ, यानी कि जो 2 लॉकडाउन लगे थे, उसमें उनको एक्सटेंशन मिला, बिल्कुल एक्सटेंशन मिला, फोर्स मेजर क्लॉज के अंतर्गत मिला। तो आपका जो पोजीशन डेट है दिसंबर 2022 था, तो वो आप एक तरीके से मान के चलिए कि दिसंबर 2023 हो गया। अब दिसंबर 2023 क्रॉस हो चुका है, आप 2024 में आ चुके हैं। अब आप बिल्डर से नए सिरे से बात कर सकते हैं। उनको, अगर उनका कोई रिप्लाई आपको ढंग से नहीं मिलता, आप मेल करिए और उसके बाद आप कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। इवन जो ये आपका 6 मंथ का ग्रेस पीरियड दिया गया है एक्सटेंशन के लिए, इसके लिए भी आप कंपेंसेशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वो महारेरा डिसाइड करेगी कि उस पर आपको कंपनसेशन मिलना है या नहीं मिलना है, तो इस बात का ध्यान रखें आप। अगले सवाल की तरफ बढ़ते साथियों, इसके पहले यदि आपको सौदा घर का प्रयास पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ अपने चैनल सौदा घर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे हमें मिलता रहे प्रोत्साहन और आपका आशीर्वाद और आपको तमाम जानकारियाँ। प्रकाश गोरखनाथ दरोड़े जी हैं, यहाँ पे ये लिख रहे हैं, इज इट एडवांटेजियस टू एंगेज ए चैनल पार्टनर व्हेन परचेजिंग प्रॉपर्टी एंड डज ए पार्ट ऑफ पेमेंट गो टू ए चैनल पार्टनर? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है प्रशांत जी आपका, क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में ये दुविधा होती है। जब भी प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो उनके मन में ये आता है कि क्या ब्रोकर के थ्रू, क्या एजेंट के थ्रू, क्या चैनल पार्टनर के थ्रू जाएं या डायरेक्ट जाएं, क्योंकि ये तीनों नाम एक ही हैं, चाहे आप चैनल पार्टनर कह लीजिए, ब्रोकर कह लीजिए, एजेंट कह लीजिए। और लोगों के मन में ये भी रहता है कि जो हमारे जेब से पैसा जाएगा वही पैसा तो इनके पास जाने वाला है, तो हम डायरेक्ट क्यों ना जाएं। बिल्कुल सही बात है। और आज इस सवाल के जवाब के जरिए आपके मन में जो ये दुविधा है, इसे दूर करने का कोशिश करेंगे। अब पहली चीज़ यहाँ पे, इसे जवाब के पहली चीज़ समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि महारेरा ने एक चीज़ मैंडेटरी कर रखी है अब, कि हर एक एजेंट को जो महारेरा में रजिस्टर्ड हैं, प्राइमरी सेल्स करते हैं, यानी कि प्रमोटर का जो भी प्रोडक्ट है वो बेचते हैं किसी स्टेक होल्डर को, किसी बायर को, किसी इन्वेस्टर को, तो वहाँ पे उनको वो कोर्स करना मैंडेटरी होगा। अब ये कोर्स क्या होता है? जो आपका पूरा एक्ट है महारेरा का, उस पे बेस जो है ये कोर्स बनाया गया है। पहले इस कोर्स को कंप्लीट करना है 5 दिन के अंदर, यानी कि यहाँ पे तमाम ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, फिजिकल क्लासेस भी होती हैं, जहाँ पे जाके वो अटेंड करके पहले वो पूरे इन डेप्थ उसका इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसका नॉलेज लेते हैं। वो नॉलेज लेने के बाद जो है फिर उनके पास ये चीज़ आती है कि अब उनको एग्ज़ाम देना है। और वो ये एग्ज़ाम जो आपका कंडक्ट करती है, ये वही संस्था है जो बैंकिंग इंस्टीट्यूट वगैरह के सारे एग्ज़ाम्स लेती हैं, यानी कि इसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है। अब अगर आपका एग्ज़ाम आपने दिया, किसी एजेंट ने दिया, उसको 40% मार्क आए, तब वो उस एग्ज़ाम को क्लियर करता है, तो उसको अब इससे क्या फ़ायदा मिल रहा है? सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करने की बात नहीं है। जो वो कोर्स कंप्लीट करता है तो उसको तमाम इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में हो जाती हैं, जो शायद पहले काफ़ी एजेंट्स के अंदर ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी। अब आप जब भी चैनल पार्टनर के थ्रू जाएंगे तो उस महारेरा ने ये कोर्स ला के ये जिम्मेदारी दे रखी है कि वो ट्रांसपेरेंसी लाएं,
कि जो भी चीज़ है उसे फैक्चुअल वे में सामने रखा जाए और सारी चीज़ें जो है, जो प्रमोटर जो बेच रहा है जो फ्लैट है, उसकी इन्फॉर्मेशन बाहर तक दे दी जाए। अब यहाँ पे देखिए, पहले फ़ायदों की बात करते हैं, क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। अगर कोई चैनल पार्टनर, कोई ब्रोकर, कोई एजेंट किसी मार्केट में एक्टिव है तो उसके पास तमाम इन्फॉर्मेशन होते हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, कम्पिटिटिव प्राइसेस क्या हो सकते हैं, प्राइसेस किस प्राइस पे वो क्लोजिंग हो रही है, यानी नेगोशिएशन में आपको हेल्प मिल सकती है, ऑप्शंस आपको तमाम मिल सकते हैं, क्या अवेलेबिलिटी हो सकती है, ये सब जानकारियां उनके पास होती है जो रेगुलर किसी माइक्रो मार्केट या किसी एक मार्केट में काम करते हैं। तो ये एक एडवांटेज है आपके लिए। अब यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या हो सकता है जो आपके मन में आता है। अब ये डिसएडवांटेज है कि एडवांटेज है वो भी समझ लीजिए। अब यहाँ पे ये बात आती है कि आप लोग जब ये सोचते हैं क्या हमारे पॉकेट से कुछ पैसा चैनल पार्टनर को जाना है, बिल्कुल जाता है, पर वो डायरेक्ट आपके पॉकेट से ही नहीं जाता, पर वो एक तरीके का शेयर है। जब भी कोई प्रोजेक्ट, कोई डेवलपर, कोई प्रोमोटर जो है डिज़ाइन करता है तो उसके अंदर एक चीज़ होती है कि हमें मार्केटिंग में हमें इतना खर्चा करना है, पूरे प्रोडक्ट कॉस्ट का 5% 7% वो डिसाइड करता है। अब उसके लिए वो रेडियो जिंगल भी चलाता है, उसके लिए वो पेपर एड्स भी देते हैं, उसके लिए वो होर्डिंग भी लगाते हैं, और उसमें एक बड़ा सोर्स जो होता है वो चैनल पार्टनर का, एजेंट का और ब्रोकर का होता है, क्योंकि वो आप तक बात करके फिजिकली बायर को ले आता है और उनको जो है सक्सेस रेशियो पे जो पेमेंट मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं डेवलपर ज़्यादा प्रायोरिटी देता है चैनल पार्टनर को कि ये हम तक बायर लेके आएंगे। पर जो बाकी मीडियम है, चाहे वो रेडियो जिंगल हो, चाहे वो आपका पेपर ऐड हो, चाहे वो आपका होर्डिंग लगा हो, उससे ये डिसाइड नहीं हो सकता कि कोई बायर उसे देखा और उसे देख के वो प्रोजेक्ट तक आए। इसके लिए हाँ, डेवलपर भी चाहता है कि चीज़ें जो है चैनल पार्टनर के थ्रू जो हैं आगे बढ़ें। अब यहाँ पे एक चीज़ और इंपॉर्टेंट हो जाती है जो कहीं ना कहीं एजेंट को भी ध्यान देना और बायर को भी ध्यान देना है। कई बार क्या होता है, जो ये पेमेंट मिलते हैं चैनल पार्टनर्स को, इसका लैडर होता है। अभी लैडर में क्या होता है कि आपने 1-2 बुकिंग की तो उसका एक अलग परसेंटेज होगा, आपने 3-4 बुकिंग कर दी तो उसका अलग परसेंटेज होगा, 4-5 बुकिंग के ऊपर कर दिया आपने तो उसका अलग परसेंटेज होगा। यानी आपको एक लैडर ऐसे बना होता है, उसके ऊपर वो जितना बुकिंग किसी पर्टिकुलर बिल्डर के साथ, प्रोजेक्ट के साथ वो करता जाता है, उतना वो लैडर में ऊपर होता चला जाता है। एक चीज़ ये हो गई। कई बार इसे रेवेन्यू से भी जोड़ा जाता है कि वहाँ पे कितने रेवेन्यू का, कितना आपने रेवेन्यू जनरेट किया उस डेवलपर के लिए, वो फिर आपके लिए लैडर डिसाइड कर देता है। अब यहाँ पे एक चूक होने की संभावना रहती है कि बायर को उसकी नीड समझे बिना, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस लैडर पे ऊपर चढ़ने के लिए उसको एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ही बार बार सजेस्ट किया जा रहा है किसी के द्वारा। यहाँ पे गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि आपको अपनी नीड खुद पता है और किसी से मिलकर आप वो डिस्कस करके अपनी नीड को और पुख्ता करना चाहते हैं, क्या मैं जो सोच रहा हूँ सही है या नहीं सही है। लेकिन अगर मान लीजिए अगला सिर्फ अपने लैडर के चक्कर में, अपने परसेंटेज के चक्कर में वो आपको एक XYZ प्रोजेक्ट ही दिखाना चाह रहा है, तो वहाँ गड़बड़ी जरूर हो सकती है। तो इसके लिए आप कभी भी किसी भी चैनल पार्टनर को, किसी ब्रोकर को, किसी एजेंट को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो उसके बारे में जानकारी ले लें, उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देख लें। अब कैसे आप समझेंगे, आप गूगल रिव्यूज पढ़ सकते हैं, किसी ने उनसे सर्विसेज ली है आपके जानने में तो उसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। ये सब और कई वीडियोज़, कई चीज़ें जो भी आपको सोशल मीडिया पर इसके रिगार्डिंग मिल भी जाती हैं। तो ये सब चीज़ें समझ के अगर आप चैनल पार्टनर, ब्रोकर या एजेंट कहें, इनके साथ जाते हैं और आप समझदारी से इनका चयन करते हैं तो आपको फ़ायदा ही होने वाला है, नुकसान नहीं होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अविनाश जैन जी हैं, इन्होंने लिखा है, हाउ कैन आई वेरीफाई इफ ए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट हैज़ बीन अप्लाइड एंड इट्स स्टेटस इन PMC? द बिल्डर क्लेम्स टू हैव अप्लाइड इन October बट द फाइनल इंस्पेक्शन इज पेंडिंग, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ इंस्पेक्शन फॉर एन OC? देखिए, पहली चीज़ अविनाश जैन जी, अगर आपको OC का स्टेटस देखना है तो महावास्तु की जो महाराष्ट्र की वेबसाइट है उस पर जाके चेक किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एप्लीकेशन नंबर लगेगा। अगर एप्लीकेशन नंबर नहीं है तो आप उसकी स्टेटस को चेक नहीं कर सकते हैं। यानी कि डेवलपर से अगर आपको जो उनका एक तरीके से डॉक्यूमेंट नंबर वगैरह है वो अगर आपको मिल जाता है तो भले आप चेक कर सकते हैं। अब आपने एक चीज़ और सवाल में ऐड किया है कि इसके क्या क्या जो है इंस्पेक्शन के तरीके क्या होते हैं। देखिए, OC का मतलब क्या, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट किस लिए है, क्या समझना आपको इससे। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट क्या होता है, इसके पहले CC आता है, यानी कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जो कि प्राइवेट अथॉरिटी, आर्किटेक्ट इशू करते हैं कि बिल्डिंग का काम हो चुका है, जो भी उनको करना था यहाँ पे वो बेसिक काम सब कुछ कंप्लीट हो चुके हैं, अब वो कंप्लीशन आ चुका है। अब जब OC की बात आती है तो क्या ये अपार्टमेंट, ये फ्लैट, ये बिल्डिंग रहने के काबिल है या नहीं है, इस बात को पुख्ता किया जाता है। अब रहने के लिए क्या क्या बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे लिफ्ट हो गए, आपके दरवाजे हो गए, लॉबीज़ हो गए, वहाँ पे आने जाने में कोई दुविधा तो नहीं, एक चीज़। अब सेफ्टी के लिए जो चीज़ों को ध्यान देना होता है इसमें, जैसे फायर की चीज़ें हो गई, और जो आपको रिफ्यूज एरिया वगैरह बताया गया था क्या उसी तरीके से बनाया गया है जिस तरीके से प्लान सैंक्शन ली गई थी। ये सारा जो इंस्पेक्शन होता है ये तमाम अलग अलग बॉडीज़ करती हैं, यानी कि फायर डिपार्टमेंट से NOC लेना होगा इनको, फिर इनको इलेक्ट्रिसिटी जो आप पूरा एक तरीके से वहाँ पे सब स्टेशन आपने बनाया है, सबको कनेक्शंस दिया है, उसको चेक करना होगा।
प्लान लेआउट जो सैंक्शनड है वो भी पीएमसी चेक करेगी कि आपने उसी प्लान के हिसाब से बनाया है या कोई अल्टरेशन तो आपने नहीं कर दिया है। ये सारे जो है एनओसीज लेने के बाद जब वो कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी यानी कि पीएमसी में है तो पीएमसी, पीसीएमसी में है तो पीसीएमसी, पीएमआरडीए में है तो पीएमआरडीए, वो फिर फाइनल जो है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दे देती है कि यहाँ फायर हो चुका है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर काम किया गया है, जैसा लेआउट दिया गया था वैसा ही काम हुआ है, रिफ्यूज एरिया प्रॉपर प्रोवाइड किया गया, उसमें गेट लगे कि नहीं लगे हैं, वो भी आयरन के, ये सब कुछ चेक करके फिर ओसी मिलता है। तो इसमें कई बार समय खिंच जाता है कि कोई चीज़ें अल्टर कर दी गई हैं तो उससे पहले जो है एक तरीके से बिल्डर से ये रिप्लाई मांगा जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया। अगर वो जस्टिफिकेबल होता है तो फिर वो चीज़ें जल्दी निपट जाती, नहीं होता है तो फिर उसमें समय जाता है। बाकी और भी कुछ चीज़ें कि भाई एक्सपेडाइट करने के लिए क्या तरीके हैं मार्केट में जो चलते हैं वो अलग चीज़ हो गई, लेकिन ये बेसिक एक जो है आपका तरीका है जिसके जरिए ओसी आता है। अगर ओसी जल्दी आ रहा है यानी कि जैसी सैंक्शनिंग ली गई थी वैसे ही काम कर लिया गया है। अगर वो उसमें देरी लग रही है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी डिपार्टमेंट का एनओसी आने में देरी जरूर है। ये चीज़ जो है डेवलपर ही कंफर्म कर सकता है या फिर वो ट्रांसपेरेंसी के साथ अगर आपको वो एक तरीके से जो भी डॉक्यूमेंट नंबर है जो भी उन्होंने अप्लाई किया वो अगर आपको मिल जाए तो वहाँ से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो ये है बहरहाल, इसमें कई बार 1 से 2 महीने 3 महीने भी लग जाते हैं, तो थोड़ा पेशेंस आपको जरूर रखना चाहिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मानस जी हैं, इन्होंने लिखा है डेवलपर सोल्ड प्लॉट अगेंस्ट फेक एनए, रजिस्ट्री ऑल्सो डन बट 7/12 नॉट जनरेटेड, व्हाट आर द ऑप्शंस विद बायर। देखिए मानस जी, अब अगर ऐसा हुआ है तो बिल्कुल गलत है। तो क्या आपने जो ये एनए प्लॉट लिया था या जिन लोगों ने भी लिया था, क्या ये महारेरा रजिस्टर्ड था? यानी अगर ये महारेरा रजिस्टर्ड था तो वो एनए की कॉपी भी उसमें लगी रही होगी नॉन एग्रीकल्चर की, और जो प्लान सैंक्शन था वो भी लगा रहा होगा। अगर महारेरा नंबर है तो आप महारेरा में कंप्लेन कर सकते हैं। अगर उसका महारेरा नंबर नहीं लिया गया है तब भी आप वॉलंटरीली जाके महारेरा में कंप्लेन पहले लॉन्च करिए कि इस तरीके से आपको बेचा गया था और अभी इसका 7/12 नहीं हो पा रहा है। अगर उसका महारेरा नंबर था तो आपके लिए लड़ना और आसान हो जाएगा। दूसरी चीज़, आप इसमें डायरेक्ट पुलिस केस जो है भी कर सकते हैं कि आपको गलत तरीके से बेचा गया है। उस एग्रीमेंट को, उस सेल डीड को पहले कैंसिल किया जाए, आप अपना रिफंड लीजिए और आगे बढ़िए। अगर उसमें आपने कुछ अनअकाउंटेबल पैसा दिया है तो वहाँ समस्या आ सकती है। यानी कि अगर आपने कैश में कुछ पेमेंट किया जो कि लैंड के केस में कई बार चलता है तो ऐसा हो सकता है कि आपको वो पैसा अटक जाए। इसके लिए हमेशा जब भी आप सैंक्शन प्लॉट ले रहे हैं तो हमेशा ट्रांजैक्शन अकाउंट टू अकाउंट करिए, जिससे कैंसिलेशन के केस में आपका पूरा का पूरा रिफंड आ जाए जो अकाउंट में हुआ है, क्योंकि जो अनअकाउंटेबल है उसके लिए आप फाइट ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसका रिटर्न कुछ भी नहीं होता। तो साथियों, आशा करते हैं आप सभी को सौदा घर का प्रयास पसंद आ रहा है। यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ आप बाकी लोगों तक शेयर करें, जिससे जानकारियां ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और आपके मन में जो भी दुविधा है उसे कमेंट में लिख के बताइए या फिर क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसके जरिए आप हम तक ये समस्या जो भी प्रॉपर्टी खरीदने में आपके मन में आ रही है, जो भी आप फेस कर रहे हैं, हम तक पहुंचा सकते हैं। कोशिश रहेगी आपकी समस्या का समाधान दिया जाए। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।